बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई बुद्धिमान और परिश्रमी था, जबकि छोटा नासमझ, सुस्त और ईर्ष्यालु था। उसका नाम जगदीश था। ये कहानी उसी के बारे में है। एक दिन जगदीश अपने भाई के पास आया और अपना दुखड़ा रोने लगा। ऐसा क्यों होता है भाई? कृपया करके जरा मुझे समझा दो। हम दोनों एक ही वंश और एक ही बाप के बेटे हैं, फिर भी हमारा भाग्य अलग अलग क्यों है? तुम्हें हर काम में सफलता मिलती है, मुझे किसी काम में नहीं मिलती। तुम्हारी भेड़ें बच्चे देती हैं और मेरी एक के बाद एक मरती जा रही हैं। तुम्हारा घोड़ा घुड़दौड़ में अव्वल आया, जबकि मेरा बीच रास्ते में गिर गया। तुम्हारा बुजुर्ग आदर करते हैं, जबकि छोटे छोटे छोकरे भी बेशर्मी से मेरी खिल्ली उड़ाते हैं। बड़ा भाई मुस्कुरा कर बोला, जगदीश, इसका कारण यह है कि मेरा भाग्य मेरी सहायता करता है। हर मनुष्य का अपना अपना भाग होता है। मेरा भाग्य मेहनती है और तुम्हारा शायद कहीं किसी वैराग के तले सो रहा है। जगदीश ने सोचा, तो ठीक है, मैं अपने भाग्य को ढूंढकर उसे मेरी खातिर काम करने को मजबूर कर दूंगा। वो उसी दिन अपने भाग्य की खोज में निकल पड़ा। वो चलता रहा और बहुत दूर जा पहुंचा। अचानक एक चट्टान के पीछे से एक शेर निकला और उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। जगदीश भयभीत हो उठा, लेकिन भागकर वो जा भी कहां सकता था। तू कौन है? हे जंगल के राजा, मेरा नाम जगदीश है। ठीक है, पर तू जा कहाँ रहा है? अपने भाग्य को खोजने। तो फिर मेरी बात सुनो, जब तुम अपने भाग्य को ढूंढ लोगे तो उससे पूछना कि मैं क्या करूं जिससे मेरे पेट का दर्द ठीक हो जाए। किसी जड़ी बूटी से फायदा नहीं हो रहा। मैं परेशान हो गया हूँ, किसी काम का नहीं रहा। मेरा काम करने का वचन देगा तो मैं तुझे नहीं खाऊंगा, वरना इसी वक्त चबा जाऊंगा। हे जंगल के राजा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अगर मुझे मेरा भाग्य मिल गया तो मैं तुम्हारे लिए कोई न कोई दवा जरूर लेकर आऊंगा। शेर उसकी बात सुनकर रास्ते से हट गया। जगदीश कुछ ही दूर चला था। उसने देखा कि खेत में एक बूढ़ा, बुढ़िया और उनकी रूपवती बेटी फूट फूट कर रो रहे हैं, जैसे उनका कोई मर गया हो। जगदीश उन्हें देखकर रुक गया। आप लोग रो क्यों रहे हैं? बेटा, हम पर भारी मुसीबत आ गई है। हमने 5 साल पहले ये खेत खरीदा था और इसकी कीमत अपना सब कुछ देकर चुकाई थी। हम कमर तोड़ मेहनत करके इस जमीन पर खेती करते हैं, जैसे माँ बच्चे को संभाला करती है, पर अभी तक एक बार भी फसल नहीं उठा पाए हैं। अंकुर खूब घने निकलते हैं, वसंत में खेत हरा भरा हो जाता है, पर बीच गर्मी में हम कितना भी पानी क्यों न दें, पौधे मुरझाने लगते हैं और जड़ तक सूख जाती है। इस प्रकोप का क्या कारण है, कोई नहीं बता पाता। हम मर जाएंगे। भले आदमी, हमारा भाग्य है ही नहीं। माताजी, मेरा भाग्य है, पर वो किसी घने वैराग के तले सो रहा है। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। बेटा, तुम्हारा बाल भी बाका ना हो, सफलता तुम्हारे कदम चूमे। अगर तुम्हें अपना भाग्य मिल गया तो कृपा करके उससे पूछना, क्या उसे हमारी फसल बर्बाद होने का कारण मालूम है? हम हमेशा तुम्हारे आभारी रहेंगे। माताजी, मैं आपको वचन देता हूँ, अगर मुझे भाग्य मिल गया तो जरूर पूछूंगा कि आप लोगों की फसल क्यों खराब होती है। इतना बोलकर जगदीश आगे चल पड़ा और बहुत दिनों बाद वो एक बड़े शहर में पहुंचा, जो कि राजा सूर्य प्रताप की राजधानी था। वो कुछ ही दूर चला था कि उस पर सिपाही टूट पड़े और उसे पकड़कर राजा के महल में ले गए। वो मन ही मन सोचने लगा कि उसका क्या कसूर है और वो बुरी से बुरी सजा की प्रतीक्षा करने लगा। किंतु राजा ने उसका स्वागत मुस्कान और स्नेहपूर्ण शब्दों से किया। तुम हमारे मेहमान बनो परदेसी, और बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? महाराज, मेरा नाम जगदीश है और मैं अपने भाग्य की तलाश में घर से निकला हूँ। मुझसे डरो मत, मैं तुमसे अपने दास की तरह नहीं, मित्र की तरह बात कर रहा हूँ। मुझे तुमसे एक विनती करनी है। तुम्हें जब अपना भाग्य मिल जाए तो उससे पूछना कि मैं इतना विशाल और शक्तिशाली राजधानी का राजा होते हुए भी अपने सोने के महल में खुश क्यों नहीं हूँ और तड़पता रहता हूँ। उत्तर चाहे जैसा भी क्यों ना हो, मैं तुम्हें खुले दिल से इनाम दूंगा। जगदीश राजा को वचन देकर सफर पर निकल पड़ा। वो 3 वर्ष तक यात्रा करता रहा। अंत में वो एक बहुत बड़े पर्वत के पास पहुंचा और देखा कि एक बड़ी सी चट्टान के नीचे मनुष्य से मिलता जुलता कोई प्राणी नंगे पैर, बाल बिखरे, गहरी नींद में सो रहा है। जगदीश ने सोचा, क्या सचमुच यही मेरा भाग्य है? और उस आदमी को जगाने लगा। उठो, आंखें खोलो, काम का वक्त हो गया है।
मेरे भाई का भाग्य तो वहाँ उसके लिए कमर तोड़ मेहनत कर रहा है। क्या तुम मेरी सहायता नहीं करना चाहते? आंखें खोलो और जल्दी से उठो। वो काफी देर तक चिल्लाता रहा। अंत में भाग्य उठा और बोला, जगदीश, तुम बेकार में भटकते फिर रहे हो। भाग्य तो तुम्हारे भाई जैसे बुद्धिमानों और परिश्रमियों की सहायता करता है, और तुम्हारे जैसे मूर्खों और कामचोरों के तो वो किसी भी काम का नहीं होता। लेकिन अब तुम मेरे पास आ ही पहुँचे हो, तो बैठो और बताओ कि तुमने यहाँ का रास्ता कैसे खोजा, क्या क्या देखा, किस किस से मिले, उनसे क्या क्या बातें हुई, और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जगदीश अपना किस्सा सुनाने लगा और भाग्य उसकी बातें सुनता रहा। उसकी पूरी बातें सुनकर उसने उसे समझाया, जगदीश, तुम्हारे किस्से सुनकर मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि तुम में बुराइयां बहुत है, पर साथ ही कुछ अच्छाइयां भी हैं। तुम्हारी अच्छाइयों के लिए ही मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। अब घर जाओ, तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है। हर किसी को ऐसा सुख नहीं मिलता, लेकिन देखो कहीं अपनी नासमझी के कारण चूक मत जाना। जगदीश भाग्य की बात मानकर उसी रास्ते पर चल पड़ा जिससे वो आया था। वो राजधानी में पहुंचकर राजा के सामने हाजिर हुआ और बोला, महाराज, मेरे भाग्य ने आपके दुख का कारण बता दिया। आप इस राजधानी पर राज कर रहे हो और सब आपको पुरुष मानकर आपको राजा कहकर पुकारते हैं, जबकि वास्तव में आप स्त्री हो। आपके लिए ये रहस्य छुपाए रखना मुश्किल है, और सेना संचालन करना, शासन चलाना अकेले आपके बस का काम नहीं है। आप कोई योग्य पति चुन लो, फिर सुखी से रहने लगोगे। तुम्हारे भाग्य ने बिल्कुल सच कहा जगदीश। राजा ने अपनी बहुमूल्य टोपी उतार दी। जगदीश ने देखा कि उसके सामने पूनम के चांद सी सुंदर लड़की खड़ी है। रानी रूपी युवती शर्म से लाल होकर बोली, मेरा रहस्य जानने वाले तुम पहले बाकी नौजवान हो। तुम ही मेरे पति और मेरी राजधानी की राजा बन जाओ। नहीं नहीं, मैं राजा नहीं बनना चाहता। मेरे भाग्य का उदय होने वाला है। इतना बोलकर जगदीश वहाँ से चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद उसे वही बूढ़े, बुढ़िया और उनकी रूपवती बेटी मिले। उसे देखकर बुढ़िया बोली, हमारे लिए क्या खबर लाए हो बेटा? माताजी, आपके लिए खबर ये है कि जिस जगह आपका खेत है, वहाँ एक धनी आदमी ने विदेशियों की लूट मार से डरकर सोने से भरे बड़े बड़े 40 घड़े गाड़ दिए थे। इसलिए आपकी जमीन पर कोई फसल नहीं उगती। आप सोना खोद कर निकाल लीजिए, जिससे आपकी मिट्टी फिर से उपजाऊ हो जाएगी। फिर आप इस इलाके में सबसे ज्यादा धनी हो जाओगे। बेटा, तुमने हम सबको सुखी कर दिया। तुम हमारे साथ रह जाओ और सोना खोदने में हमारी मदद करो। आधा खजाना तुम ले लो और हमारी बेटी से शादी कर लो। तुम मेरे बेटे और दामाद बन जाओ। नहीं नहीं माताजी, मुझे जल्दी से घर जाना है, क्योंकि मेरे भाग्य का उदय होने वाला है। इतना बोलकर जगदीश आगे चल दिया। वो चलता रहा और एक चट्टान देखकर उस पर बैठ गया और सोचने लगा, मेरी यात्रा का अंत होने वाला है, पर मेरा भाग्योदय कब होगा? वो बैठकर सोच ही रहा था कि देखा उसके सामने शेर खड़ा है। क्यों जगदीश, मेरे लिए दवा ले आए? हे जंगल के राजा, दवा तो मैं नहीं लाया, पर आपकी बीमारी से पिंड छुड़ाने का एक तरीका लाया हूँ। आप दुनिया के सबसे मूर्ख आदमी का दिमाग खा लो, फौरन ठीक हो जाओगे। धन्यवाद मेरे दोस्त, मैं अब ऐसे ही बेवकूफ को खोजूंगा। अच्छा ये बताओ, तुम सफर में कैसे कैसे लोगों से मिले, उनसे क्या क्या बातें की? जब तक नहीं बताओगे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जगदीश ने उस बूढ़े वैराग के तले अपने भाग्य के साथ हुई बातचीत, राजा रूपी युवती और बूढ़े बुढ़िया व उनकी रूपवती बेटी के बारे में बता दिया। ये सुनकर शेर की आंखें चमक उठी। वो बोला, कितना मूर्ख है तू जगदीश। सुखी होने का इतना अच्छा मौका तुझे मिला था, पर तूने उसे छोड़ दिया। तूने राज और सम्मान को ठुकरा दिया, धन और समृद्धि को ठुकरा दिया। तूने 2 सुंदर युवतियों को ठुकरा दिया। अगर मैं दुनिया के 3 चक्कर लगाऊं तो भी मुझे तुझसे ज्यादा मूर्ख किसी हालत में नहीं मिलेगा। तेरे दिमाग से ही मेरा पेट ठीक होगा। शेर दौड़कर जगदीश पर कूदा। जगदीश डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा और इसी से उसकी जान बच गई। शेर सीने के बल चट्टान से टकराया और वहीं ढेर हो गया। जगदीश खुशी से चिल्लाया, मेरा भाग्य कितना अच्छा है। मृत्यु निश्चित थी, पर मैं जिंदा बच गया। जगदीश जब अपने गांव लौट कर आया, उसे कोई पहचान नहीं सका। चेहरा तो उसका पहले जैसा था, पर स्वभाव बिल्कुल दूसरा, मानो बांके नौजवान का दूसरा जन्म हुआ।